आपका एमएल का मॉडल कैसा रहेगा कि वो जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा आपको बैंगलोर के इस पर्टिकुलर एरिया को लेके कि भी कैसे हर 5 साल में कैसा वैल्यू का चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टी के, वो पूरा का पूरा डेटा उठाओगे आप, पूरे का पूरे डेटा पे आप करोगे, आप एमएल के मॉडल को बिल्ड करोगे। दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है पता है, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तब आपको इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम या इमेजिन करना होता है, और उस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना होता है प्रोजेक्ट में, और ये बहुत से स्टूडेंट को जानता नहीं, लिटरली जानता नहीं। मैं जब खुद डेटा साइंस में इंटर हुआ तो मुझे दिक्कतें आ रही थी समझने में कि क्या एग्जैक्टली क्या करना होता, मुझे नहीं समझ। मुझे बहुत सी चीजें अभी समझ में आई जब मैंने इतना समय बिता दिया डेटा साइंस में, तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ओके ये ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है। तो डेटा सायन्स में ना समज लागतं त्यामध्ये होतो ना, घड्यामध्ये जेव्हा पाणी टाकतो तो नवीन खडा आणतो घरामध्ये आपण, तर घड्यामध्ये जेव्हा पाणी टाकतो सडनली पाणी थंड नाही होत, पण तो पाणी झिरतो त्या घड्यामध्ये, नंतर पाणी थंड होतो, बरोबर थंड होतं ना, असंच आहे डेटा सायन्स मध्ये। तुम्ही एका दिवसामध्ये डेटा सायन्स समजू नाही शकत, तुम्हाला याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट वेळ तुम्हाला द्यावा लागेल डेटा सायन्स, मग हळूहळू गोष्टी तुम्हाला समजणं स्टार्ट होतात। तर तेवढं पेशन्स ठेवावं लागेल तुम्हाला, आणि एकदा तुम्ही त्या पेशन्स ठेवलं, तुम्ही त्या बनल्या का तुमच्यामध्ये स्किल सेट आलं, तुम्हाला कोणीच थांबू शकणार डेटा सायन्स, आणि एवढं करियर अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंस में अच्छा कंडीशन में। ठीक है, तो आपको समझना है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये इंटीग्रेशन जमता नहीं है सभी को, तो अभी ये इंटीग्रेशन करना कैसे, बनाना कैसे, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अभी मेरे लिए तो प्रोजेक्ट मतलब आपको कोड दिखाने में, आपको डेटा को दिखाने को, मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट मतलब क्या एक मूवी का स्टोरी है ना। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपका कॉलेज लाइफ कैसा था बताओ, तो आप उसको स्टोरी के फॉर्मेट में बताते हो ना कि मैं कॉलेज में ऐसा था, मैं हफ्ते में से 2 दिन कॉलेज जाता था, कॉलेज में जाने के बाद में पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं थी, ऐसे ही हम टाइम पास करते थे। ऐसे ऐसे बताऊंगा तो स्टोरी बताऊंगा ना, आपके कॉलेज लाइफ के बारे में अगर पूछा तो आपको स्टोरी बताऊंगा। तो उसी तरीके से अगर कोई बंदा आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, आपके प्रोजेक्ट बता, तो वो भी आप स्टोरी के फॉर्मेट में बताओगे कि ऐसा XYZ हमारा क्लाइंट था, उसका ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम था, हम ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम लेके हमारे पास क्लाइंट आए थे, फिर हमने उस पर इस तरीके से सोल्यूशन दिया, ये किया भला मैं क्या काम है, स्टोरी है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक कोई मूवी देखने जा रहे हो आप, तो कई बार आपने ऐसा नोटिस करोगे कि आपको मूवी समझता ही नहीं है, आप बोलते हो क्या है वो जो प्रोड्यूसर था डायरेक्टर था उसको क्या मैसेज डिलीवर करना है समझा नहीं आता स्टोरी के, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बरोबर। यस सर। समझ में नहीं आता क्या है वो। आपका अक्षय कुमार का मूवी है, कौन सा है वो कैटरीना कैफ के साथ में मूवी है अक्षय कुमार का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो मूवी उसको इसने डायरेक्ट किया था, क्या नाम है उसका, खुद दिया, ठीक है इस बार ठीक। तो वो मूवी 30 मार्क था, 30 मार्क का क्या मूवी था वो, समझ नहीं आता क्या बनाया उन्होंने, क्या बनाया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमें मूवी समझता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मूवी के अंदर। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो प्लॉटिंग हुआ है मूवी का वो प्लॉटिंग सही नहीं हुआ है। हालांकि किस्मा खाना देखे तो दोनों भी कैरेक्टर अच्छे हैं, अक्षय कुमार का भी एक्टिंग सही है और कैटरीना कैफ तो कैटरीना कैफ दीवाने लोग उसके, तो सब था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो स्टोरी हिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि स्टोरी में मजा ही नहीं था, कुछ स्टोरी में सीक्वेंस नहीं था, कुछ मजा नहीं था स्टोरी। तो यही गलती क्या होती है आपके स्टोरी के साथ में होती है, आपके प्रोजेक्ट के साथ में होती है। आप ना प्रोजेक्ट का लाइफ जो स्टोरी लाइन होता है आप सही तरीके से बनाते ही नहीं हो, और बाद में क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जो इंटरव्यू होता है आपको क्वेश्चन पूछता है अलग अलग, और आप वो क्वेश्चन में अटक जाते हो। और आप देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना मतलब वो एक इस तरीके से है कि दलदल में आप उतर रहे हो, और दलदल में जितना आप छटपटाओगे उतना आप दलदल के अंदर अंदर जाते हो। ठीक, अगर आपका प्रोजेक्ट स्टोरी अगर खराब रहेगा, लाइनअप अच्छा नहीं है, तो आप दलदल में फंसते चल जाओगे, और आपको इंटरव्यू इतने क्वेश्चन करेगा कि आप बोलेंगे बस खाई जाओगे, बस बंद कर दे बस, और क्या कभी लगी इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टोरी का जो सीक्वेंस है, अभी जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा तो मैं आपको ओवरऑल सीक्वेंस बताऊंगा, ये सीक्वेंस आपके एमएल में भी एप्लीकेबल है, आपके डीप लर्निंग में एप्लीकेबल है, आपके एनएलपी में, हर तीनों पे आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, और बाद में मैं क्या करूंगा इसको सीरीज के हिसाब से आपको कैसे बनाना है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोजेक्ट स्टोरी होना चाहिए मिनिमम 30 मिनट का होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर आप कम करोगे इसका मतलब आप सीक्वेंस को मिस आउट कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन कम डिलीवर कर रहे हो। अगर आप ज्यादा लगा रहे हो इसका मतलब सामने वाला बंदा बोर हो जाएगा सुन के। ठीक है, तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट में अगर आपको रखना है तो 30 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले आप
जो प्रोजेक्ट का स्टोरी स्टार्ट करोगे आप करोगे बैकग्राउंड से। मुझे बताओ मूवी जब स्टार्ट होता है तो मूवी में पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हो है ना, जैसे आपका जो हीरो रहेगा, हीरो का नाम क्या है, हीरो कौन से गांव से बिलोंग करता है, उसके मॉम डैड बैकग्राउंड, उसके दोस्त वगैरह दिखाते हैं, ऐसा है ना, पिक्चर क्लिक करते हैं पहले, है ना। देखना आपने जो इधर के आपके आंध्रा की मूवी होते हैं, आंध्र प्रदेश की, या फिर इधर साउथ इंडियन जो मूवी होते हैं बाहुबली। ऐसे ही होता है बैकग्राउंड। हाँ बाहुबली वगैरह ऐसी ऐसे बैकग्राउंड वगैरह बताया था पहले। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, आप जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, आप बैकग्राउंड बताते ही नहीं हो, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो और बोलते हो कि मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। अरे क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं होगी, आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है। तो बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, अभी ये चीज आपको डालना है। तो बैकग्राउंड में आप क्या करोगे, क्लाइंट का नाम बताओगे, आप लोकेशन बताओगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताओगे क्लाइंट के बारे में, राइट। ऐसा कुछ नहीं करना है, ना आपको क्लाइंट का नाम बताना है, आपको ना लोकेशन बताना, ना एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताने क्लाइंट के बारे में। आप डोमेन के बारे में बता सकते हो क्लाइंट की, कि बिजनेस मॉडल क्या था, बिजनेस डोमेन क्या था, ये बता सकते हो। अभी एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। एक समझो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि एक नई नई कंपनी आई, ई कॉमर्स वेबसाइट नई नई मार्केट में लॉन्च हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन क्लोथ को बेचना स्टार्ट किया। जो आपके क्लोथ होते हैं ना, जो जैसे स्पोर्ट वेयर जो है, स्पोर्ट वेयर को बेचने के लिए एक ऑनलाइन कंपनी आई मार्केट में। तो बेसिकली कंपनी क्या करी थी, ये इनका ऑनलाइन चैनल था, और वहां पे क्या थे, उनके वेंडर थे। तो वेंडर बेसिकली क्या मैन्युफैक्चरर है जो क्लोथ को मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली क्या था कि वेंडर का और ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या हुआ, टाइप होकर रखा है कि अगर आपके वेबसाइट के थ्रू अगर कोई मेरा हमारा सेल होता है तो आपको 2% का प्रॉफिट हम आपको शेयर करेंगे। इस तरीके से उनका टाइप होकर रखा है। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल फॉर एग्जाम्पल। तो अभी क्या है कि जो वेंडर है, वेंडर क्या कर रहा है कि वो इमेजेस जो है वो आपके, जो जैसे एक आधा समझो क्लोथ उसने मैन्युफैक्चर किया, तो उसके अच्छे से इमेज खींच के एक आधा मॉडल वॉडल लगा के वहां पे वो इमेज वो क्या कर रहे थे, वो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को दे रहे थे। वहां पे ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या था कि बैकेंड में बंदे बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, वो इमेज को उठाते थे, उनके इस पे अपलोड कर रहे थे उनके वेबसाइट पे। अभी क्या हुआ कि ये कंपनी का काम अच्छा बढ़ गया, मार्केट में अच्छा इसका नाम होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, अभी अलग अलग प्रोडक्ट रेंज को स्टार्ट कर दिया। पहले वो क्लोथ बेच रहे थे, अभी वो ग्रोसरी के आइटम भी बेचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अभी वो मोबाइल एक्सेसरीज भी बेचना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस तरीके से उनका डोमेन बढ़ा रहे हैं, अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं। तो अभी क्या हो कि अलग अलग वेंडर उनके साथ में जुड़ना स्टार्ट हो गए। तो अलग अलग वेंडर भी क्या करते हैं, अलग अलग इमेजेस भेज रहे थे। तो हर दिन का काम था कि जो बैकएंड में जो लोग थे वो इमेज उठाते थे, वेंडर से लेते थे, वहां पे अपलोड करते थे। अभी क्या हुआ, कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि जो यूजर था वो यूजर प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट हो गया कि वो अगर समझो कोई मोबाइल एक्सेसरीज सर्च कर रहा है तो आके उसको ग्रोसरी के आइटम दिखना स्टार्ट हो गए। अगर वो कोई ग्रोसरी का आइटम सर्च करा तो वहां पे वो क्लोथ दिखाना स्टार्ट कर रही है वेबसाइट। तो क्या हुआ, यूजर ने क्या बोला कि गालियां देने स्टार्ट हो गए यूजर का कि अरे क्या है ये, कौन सा वेबसाइट है, कुछ के कुछ भलते भलता दिखा रहा है, कुछ सर्च। अब आप सुनो ना, अमेजोन पे आप क्या कर रहे हो, मोबाइल खरीदना है आपको, मोबाइल खरीदने जाना, वहां पे वो भलते कुछ दिखा रहा है वहां पे प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे कि अमेजोन अच्छे से काम कर रहा है, नहीं। तो सेम ये कंपनी के साथ में हो रहा था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी, जो मैनुअली हो रहा था काम आपका, वो काम हो नहीं रहा था सही तरीके से, लोग काम नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ, इस तरीके का प्रॉब्लम लेके आपके पास में आपका क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे सोल्यूशन बना के चाहिए इसका। तो हमने क्या सोल्यूशन दिया, हमने सोल्यूशन दिया कि क्यों ना आपका जो वेंडर का जो इमेज अपलोड कर रहा है वेंडर, क्यों ना उसको इमेज क्लासीफायर के थ्रू पास करें। पहले पहले हम क्लासीफाई करें इमेज को कि हाँ ये जो प्रोडक्ट वो अपलोड करना चाह रहा है ये ग्रोसरी का आइटम है, ये मोबाइल एक्सेस का आइटम नहीं हो सकता, ग्रोसरी के आइटम में जाना चाहिए। तो पहले हम क्लासीफाई कर रहे हैं, बाद में उसको हम इजीली उसको उस प्रोडक्ट रेंज में डाल सकते हैं, प्रोडक्ट को, हाँ या ना, डाल सकते हैं। यस सर। तो ये इस तरीके से एक प्रॉब्लम, अभी अभी के अभी मैंने 3 प्रॉब्लम बता दी आपको। और क्या चाहिए आपको अभी, ठीक है, और क्या चाहिए, आप बना पाओगे प्रोजेक्ट अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप बैकग्राउंड क्या एक्सप्लेन करोगे, बैकग्राउंड में आप बताओगे कि हमारा जो क्लाइंट था वो ई कॉमर्स वेबसाइट था, लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट था इन द मार्केट। वो पहले कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग उसका उनका ऐसा था, वेंडर थे, वेंडर इमेजेस लाते थे, इमेज अपलोड करते थे, फिर वो वहाँ पे इस तरीके से लोग मैन पावर हुआ करता था जो वहाँ पे इमेज अपलोड करते थे। लेकिन क्या हुआ, बिजनेस बढ़ते गया, प्रोडक्ट रेंज बढ़ती गई, और जो इस वजह से क्या हुआ कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस था वो खराब, इमेज, इसका मतलब जो मैन पावर था वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो अभी ये क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आता है और वो बोलता है कि हमें चीजों को ऑटोमेट करके चाहिए, यानी कि अभी हमें ऐसा सिस्टम बना के चाहिए कि वेंडर जब भी कोई इमेज अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली उस वो इमेज उस प्रोडक्ट रेंज में जाके ही डिस्प्ले होंगी, वहां पे अपलोड होंगी वो इमेज। इस तरीके से हमें कुछ तो भी करके दीजिए आप। तो ये हो गया व्हाट इज द नीड ऑफ योर प्रोजेक्ट, यहाँ तक का पूरा बैकग्राउंड में आ जाएगा।
अभी आप एक्सप्लेन कीजिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अभी उस बंदे को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। और सही बताना, आप ये फॉलो कर रहे थे क्या? आप में से मैक्सिमम लोग ये फॉलो नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो आपको पहले बैकग्राउंड बनाना है, बाद में आप जाओगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होगा कि आप अभी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करोगे कि आपको क्या करना था, क्लासीफायर बनाना था आपको, कि जो कि अलग अलग इमेजेस को क्लासीफाई करे और उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज में आप वो इमेज को आप अपलोड करोगे अभी। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको करना होता है टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए मिनिमम 20 मिनट का, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है जिसके बेसिस पे आपका जो इंटरव्यूअर है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। बरोबर, यही पोर्शन है। और पता है आपको, यही पे आप कंजूसी करते हो, यही पे आप कंजूसी करते हो। वो सामने वाला बंदा आपके बारे में जानना चाहता है, आपका वो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है आपका। आप सेलिब्रिटी के इंटरव्यू देखते हो ऑनलाइन, हाँ, वहां से पता नहीं मुझे क्या सीखते हो आप, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखते हो ना, एक आधा सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखते हो कि हाँ अरे ये एक्स वाई से सेलिब्रिटी, आप उसका इंटरव्यू देखते चलो क्या बोलता है इंटरव्यू में। अब वो बंदा आपके बारे में जानना चाहता है, आपके प्रोफेशनल स्किल सेट के बारे में जानना चाहता है, वहां पे आप कंजूसी करते हो, बताते नहीं हो उसको। मुझे बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि आप रोड से जा रहे हो, एक बंदा आपका इसमें है, वो बोल रहा है कि सर मुझे ना आपके बारे में जानना है, मुझे बताओ आपके बारे में, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा कभी हुआ है क्या? वो सामने वाला बंदा समय निकाल रहा है आपके लिए, आपका कैलेंडर ब्लॉक कर रहा है, उसका वो उसके ऑलरेडी वो जॉब कर रहा है, वो जॉब छोड़ के आपका इंटरव्यू लेने को बैठा हुआ है, वहां पे आप कंजूसी कर रहे हो, वहां पे आप बता नहीं रहे हो आपके बारे में। बी एक्ट एज अ सेलिब्रिटी, वहां पे सेलिब्रिटी हो आप, आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो बताओ आपके बारे में जो जो है स्किल सेट बताओ ना, क्यों कंजूसी कर रहे हो उसमें। तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में कंजूसी नहीं करना है आपको, आपको पूरा फ्लो फॉलो करना है। अगर आप एमएल का फ्लो फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से आपका बनेगा। क्या होगा, पहले देखो ये जनरलाइज फ्लो बता रहा हूँ, ये आपके एमएल पे भी अप्लीकेबल है, सीएनएन पे भी अप्लीकेबल है, आपके एनएल पे भी अप्लीकेबल है। समय लेगा करते हो, डेटा गैदर करते हो, डेटा गैदरिंग करते हो। तो डेटा गैदरिंग आप कैसे करते हो, आप मल्टीपल वे से बता सकते हो। एक समय बेस्ट वे है कि आप सीक्वल के थ्रू आपने डेटा फेच किया है, आप बताइए। सीक्वल के थ्रू बताते हो, क्या होता है कि दो मैसेज जाते हैं, एक तो उनको पता चलता है कि आपको सीक्वल भी आता है, और दूसरा ये ऐसे ही वर्क होता है इंडस्ट्री। अभी मेरे इंडस्ट्री में हम डेटा गैदर कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। हमारे इसमें डे ऑफ इंजीनियर डेटा इंजीनियर होता है बेसिकली। तो डेटा इंजीनियर क्या करता है, देखो आपके पास ना मास्टर टेबल बने होते हैं। अभी कोई भी कंपनी आपको मास्टर डेटा का एक्सेस कभी देगी नहीं। गलती से अगर आपका एक आधा ड्रॉप वाला कमांड रन हो गया तो इतना साल का डेटा पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो कभी भी आपको वो मास्टर डेटा का एक्सेस मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा इंजीनियर आपको पूछता है कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे मुझे इतने ड्यूरेशन से इतना ड्यूरेशन का डेटा चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, आप आपका रिक्वायरमेंट होगी। डेटा इंजीनियर क्या करता है कि उसके हिसाब से आपको एक डेटा एक टेबल बना के दे देगा, सिक्वल पे एक टेबल बना के दे देगा, उस टेबल का एक्सेस आपको दे देगा। अभी आप आपके क्रेडेंशियल से उस टेबल को एक्सेस कर सकते हो, और पर्टिकुलर उस टेबल पे ही आप काम कर सकते हो। अभी आपको एक बार डेटा का एक्सेस मिल गया, अभी आप उसको आप देखिए, एक तो उस पर आप ईडीए कर सकते हो वहीं पे सीक्वल पे। जैसे हमारे कंपनी में हम जो ईडीए करते हैं सीक्वल पे करते हैं, कुछ ईडीए हम सीएसवी फाइल पे करते हैं, हमारे एक्सेल पे करते हैं बेसिकली। तो वहां से आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आपके एक्सेल फाइल में, उस उसका लेके, और वहां पे आप कर सकते हो। कभी भी आपको ऐसा बताना नहीं कि आपको एक्सेल फाइल मिला, सीएसवी फाइल मिला, कभी भी कोई भी कंपनी आपको सीएसवी फाइल में डेटा देती नहीं है। इसका रीजन बताता हूँ। सीएसवी फाइल को कोई भी इजीली चुरा सकता है, लेकिन अगर आपको सीक्वल टेबल चाहिए तो सीक्वल टेबल को विदाउट क्रेडेंशियल आप उठा नहीं सकते वहां से डेटा, आप चुरा नहीं सकते डेटा। यही रीजन है कि आप कभी भी सीएसवी फाइल में डेटा नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी अगर आपको सीएसवी फाइल दे रही है, या फिर आप सीएसवी फाइल स्टोर कर रहे हो, तो आप स्टोर कर रहे हो उनके वीएम पे, आप उनके वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे होते हो। आप कभी भी आपके लोकल सिस्टम पे काम नहीं कर रहे होते हो। तो आपको तीन टाइप के क्रेडेंशियल मिलते हैं। एक तो आपके सिस्टम का क्रेडेंशियल होता है, आप उस लॉगिन यानी कि क्रेडेंशियल से आप सिस्टम को ओपन कर सकते हो। दूसरा क्रेडेंशियल आपको मिलता है आपके क्लाइंट का क्रेडेंशियल, उस क्रेडेंशियल से ही आप आपके वीएम पे इंटर हो सकते हो। और तीसरा क्रेडेंशियल मिलता है आपको आपके डेटाबेस का, सिक्वल का। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 क्रेडेंशियल मिलते हैं, वो क्रेडेंशियल आपको याद रखना होता है। आपके इजाजत के बिना आपके फैमिली मेंबर आपका लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगा सकते। इवन हमारे कंपनी में ऐसा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आप आपके वाइफ के साथ भी आपका डेटा शेयर नहीं कर सकते, आपका एक्सपीरियंस। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जब हमारा कंप्लायंस एथिक का जब ट्रेनिंग हो रहा था, तब उसने ऐसा मेंशन था लिटरली
कि जो भी बिजनेस रिलेटेड बातें आप घर पे मत कीजिए, आपके वाइफ के साथ मत बताइए, आप शेयर मत कीजिए किसी के साथ में। इतना डेटा प्राइवेसी का इशू होता है। और हम तो हेल्थ केयर डोमेन से काम कर रहे हैं, और हमारा कैसा होता है कि जो हमारा क्लाइंट है हमारा, और बेसिकली यूएस का जो गवर्नमेंट है, यूएस का जो गवर्नमेंट है उसके साथ में काम कर रहा है। यानी कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेंगे कि उनके पब्लिक के हेल्थ रिलेटेड डेटा दूसरे कंट्री में मिस में लीक हो। मुझे बताइए, अगर समझे एक आधा यूएसए का डेटा, हेल्थ का डेटा लीक हो गया बहुत बड़ा, और किसी दूसरे कंपनी को, दूसरे कंट्रीज को पता चलेगा कि भाई ये कंट्री में इतने डिसीज बहुत बढ़ रहा है, तो वो उसका गलत फायदा उठा सकते हैं ना। है ना, है ना। मुझे बताओ, चाइना में इतना बड़ा पैंडेमिक आया, उन्होंने बताया नहीं कभी किसी कंट्री को। कब बताया? जब पेशेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तब चाइना ने लीक किया कि हाँ ये जो बीमारी थी हमारे कंट्री से आई हुई। तो सोचिए कितना कितना क्रूशियल होता है हेल्थ का डेटा। वो तो हम तो उस डेटा, उस फील्ड में काम कर रहे हैं। इतना प्राइवेसी का इशू होता है, आपको समझना है पहले। समझ रहे हो मेरी बात? आपको बाय द वे समझ रहे हैं चीजें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हेलो आरुप यार। यस यस सर। हाँ हाँ, खो तो नहीं गए कहीं? तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? नहीं सर। ये समझना है आपको, ठीक है? तो अभी टेक्निकल इंफॉर्मेशन में डेटा गैदर करते हो आप, ईडीए करते हो, ईडीए में आप क्या करते हो, आप यूनिवाइड एनालिसिस लगाते हो, बायवाइड एनालिसिस लगाते हो, आप ग्राफिकल एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कौन कौन से कैटेगरिकल वेरिएबल, कौन कौन से कंटीन्यूअस वेरिएबल है। अगर आपके इसमें कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो आप देखते हो कि इसमें मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको कैसे हैंडल करना, आप प्लानिंग करते हो आप ईडीए में। आप कोरिलेशन चेक करते हो, मल्टी कोराइड, अगर आपके इसमें समझो एक्सवाइजेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टी कोरिलेटी शो कर रहे हैं क्या, उनका क्या रिलेशन है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ये सारी चीजें करते हो चेकअप, बरोबर। बाद में आप क्या करते हो, फीचर इंजीनियरिंग करते हो। फीचर इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, एक्चुअल डेटा में मैनिपुलेशन करते हो आप ना। अगर मिसिंग वैल्यूज उसको हैंडल करते हो, आप सिंपल इंप्यूटेंस करोगे, आप मीन से रिप्लेस करोगे, मीडियन से रिप्लेस करोगे, जो भी आप रिप्लेस करोगे बताओ। आउटलायर डिटेक्शन का काम करते हो, उसमें जैसे जेड स्क्वायर मेथड होता है, बॉक्स प्लॉट होता है, आईक्यूआर मेथड होता है। बताओ ना सारा चीजें, क्यों कंजूस इतना कर रहे हो इसमें? इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग में आप लेबल इनकोडिंग करते हो, आप वन हॉट इनकोडिंग करते हो। कब लेबल इनकोडिंग करना है, कब वन हॉट इनकोडिंग करना है, बताओ। डेटा आपका इम्बैलेंस होता है, तो डेटा को इम्बैलेंस अगर है तो आपका, अगर आप वैसे डेटा को मॉडल को बिल्ड करोगे तो आपका हाईली इम्बैलेंस होगा, यानी कि हाईली बायस हो जाएगा आपका मॉडल। तो आपको वो अवॉइड करने के लिए आपका तो डेटा को बैलेंस करते हो, डेटा को नॉर्मलाइज करते हो आप। ये सारी की सारी चीजें आपको बताना है, और आपको ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड करना है कि कौन कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपने फेस किए। क्लाइंट ना जब इंटरव्यू होता है वो जानने में बहुत वो इंटरेस्ट होता है कि आपको डेटा टाइम पे मिला था कि मिला था। अभी क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है कि आपको डेटा टाइम पे मिलता ही नहीं है, आपके क्रेडेंशियल ही बनते नहीं है। आपका जो क्लाइंट होता है ना आपको डेटा इजीली देता नहीं। इतना इतना आसान नहीं है क्लाइंट से डेटा निकालना, क्योंकि एक तो क्या होता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं डेटा साइंस में। अभी जो नटन बोर्ड वाला था एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, उसको क्या पता है कि हम डेटा पे क्या करने वाले, आप डेटा मांग रहे हो उनको, वो क्या बोलेंगे, भाई हम डेटा क्यों दे आपको, ऐसा बोलेंगे नहीं कि आपको क्लाइंट आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं डेटा साइंस काम कैसे करता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है आपको। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे आप अभी जाओ आप ईडीए करोगे तो आप प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करोगे, मिसिंग वैल्यू आपके इसमें, वो आपका प्रॉब्लम हो गया। आउटलायर का बहुत इंपैक्ट दिख रहा था, ऐसे कुछ वेरिएबल थे जिसमें आउटलायर तो थे लेकिन आप आउटलायर रिमूव नहीं कर पा रहे, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाना पड़ा वहां पे। आपको पहले पूछना पड़ा क्लाइंट को भी सच में ये रियल डेटा है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इतने में इतने वैल्यू कर रही है और ये वैल्यू आपकी एनिमली है, तो आपका डेटा, आपका क्लाइंट बताएगा कि नहीं ये तो डेटा जो है सही तरीके से फीड नहीं हुआ है, तो इसको रिमूव कर दो आप। तो आप रिमूव कर दोगे, लेकिन क्लाइंट बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे भी डेटा हो सकता है आपका। तो आप क्या करोगे, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाओगे, आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे डेटा को। तो ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस होते हैं आपके सामने, ये चैलेंजेस आपको अच्छे से बताना है यहाँ पे, जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए। बाद में आप क्या करते हो, फीचर सिलेक्शन टेक्निक लगाते हो। फीचर सिलेक्शन में आप क्या लगाते हो, काय स्कोर हो गया, काय स्कोर टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया आपका, फीचर इंपॉर्टेंस हो गया, वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड होता है आपका। 3 से 4 मेथड आप एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे, कौन कौन सा फीचर सिलेक्शन टेक्निक लगाया आपने। फिर आप मॉडल बिल्डिंग करते हो। मॉडल बिल्डिंग बताओ, आपने आपने लॉजिस्टिक रिलेशन से स्टार्ट किया, आपने फिर डिसीजन ट्री लगाया, आपने केरन लगाया, आपने फिर वो भी अच्छा, फिर आपने रैंडम फॉरेस्ट लगाया, आपने एडाबूस लगाया, फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाया आपने, फिर एलजीबीएम लगाया आपने। बताइए ना, आप क्यों क्यों नहीं बता रहे हो, सारा का सारा बताइए। फिर उसमें से आप बताओगे कि हाँ अभी सब सारे के सारे एल्गोरिथम हमने लगा दिए, तो इसमें रैंडम फॉरेस्ट ने हमें अच्छे रिजल्ट दिया, तो रैंडम फॉरेस्ट को हमने डिप्लॉय किया मॉडल। फिर मॉडल इवैल्यूएशन बताओ कि प्रिसिजन रिकॉल हमने चेक किया, एफ स्कोर हमने देखा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो बहुत बताओ, एमएससी एमई चेक किया आपने, R1 स्क्वायर, आर आर स्क्वायर की वैल्यू चेक किया आपने। ये सारा आप बता सकते हो यहाँ पे।
मॉडल डिप्लॉयमेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो बताओ मॉडल डिप्लॉय किया, अदरवाइज बताओ कि हमने मॉडल डिप्लॉय नहीं किया लेकिन हमें पता है कि मॉडल डिप्लॉय कैसे करते हैं। डे ऑफ इंजीनियर थे हमारे वहाँ पे, वो डिप्लॉय कर रहे थे मॉडल, लेकिन हमें पता है कि मॉडल बेसिकली काम कैसे करता है, डिप्लॉय कैसे करते हैं, इसलिए हमें पता है। इस तरीके से आप बता सकते हो। अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हो तो बताइए मॉडल डिप्लॉय किया आपने, ठीक है। उसका हमें कंक्लूजन के बाद में, कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में आप बताओगे कि आपने ये एल्गोरिथम आपने डिसाइड किया, इसका प्रिसीजन रिपल का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रहा था, और वो हमारा जो मैनेजर था उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट ठीक है आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, तो उसके ये सारा होने के अंदर हमने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया। इस तरीके से अगर आप आपका प्रोजेक्ट का स्टोरी रखते हो तो मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि आपको कोई कॉस्ट क्वेश्चन होंगी नहीं, आपका प्रोजेक्ट इसको डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आप सिलेक्शन के आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फ्लो को फॉलो नहीं करते हो तो 100% आपको क्रॉस क्वेश्चन होने वाली है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको लिख के देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। तो भी आप बोलेंगे सर ये तो आपने एमएल के हिसाब से बता दिया, अभी सीएन के हिसाब से कैसे बनाना, तो बैकग्राउंड टू वही रहने वाला है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही रहेगा। अभी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। डेटा गैदरिंग में अभी आप क्या करूंगे, डेटा मैं बेस्ट बताता हूँ कि आप अभी जो मैंने आपको सीना का फाइल आपको भेजने वाला, बेसिकली उसमें मैंने कैगल से डेटा उठाया है, कैगल से नहीं गिटहब से डेटा उठाया मैंने, फ्री प्लस ग्रोसरी डेटा सेट का। तो वो ना मैंने यूआरएल एड्रेस की मदद से उठाया है, या फिर आप बोल सकते हो एपीआई की मदद से। तो आप वहां पे बता सकते हो कि क्लाइंट ने मुझे हमें एपीआई देके रखे हुए थे और उस एपीआई की मदद से हमने डेटा को डाउनलोड किया था। ये सब में बेस्ट है, इतना ऐसे बताओ। और सीएनएन में डेटा गैदरिंग में ऐसा कोई अलग लॉजिक नहीं होता है। देखो इमेजेस है, आपको इमेजेस मिलेंगे, वो क्लाइंट आपको भी कैसे भी देते, एक तो आपकी वीएम पे वो एक अलग से फोटो बना के, वहाँ पर शेयर ड्राइव होता है आपकी वीएम में, नहीं आपको पता होगा शेयर ड्राइव बनती है। तो शेयर ड्राइव में क्या करेगा, एक फोटो बना देगा, शेयर ड्राइव का आपको एक्सेस दे देगा, बोलेगा कि ये शेयर ड्राइव है आपकी, एक्सेस देकर रखा है आपको, वहां से आप डेटा को वहाँ पे फोल्डर में एक्सप्रेस फोल्डर में डेटा रखा हुआ है, और वहां से डेटा उठा के बिल्ड कर लो। एक तो ये मेथड होगा, नहीं तो फिर आपको एपीआई मिलेंगे, एपीआई की मदद से आप डाउनलोड करेंगे, इतना ही होगा। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है कि आप वहां से डेटा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ईडीए में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक ईडीए होता नहीं है आपका। हाँ ईडीए में जब आप करते हो तो बेसिकली आप करते हो इमेज को, आप क्या करते हो विजुलाइज करते हो इमेज को, आप है ना, आप क्या करते हो देखते हो इमेज को कि भाई इमेज क्वालिटी कैसा है आपका, क्या है, और वहां पे आप डिसाइड करते हो कि आपको मैक्स प्रिंट लगाना है कि एवरेज प्रिंट लगाना है, बरोबर। तो आप ईडीए में क्या बोल सकते हो, आप ईडीए में ऐसा बोल सकते हो कि हमने जब ईडीए हम कर रहे थे, यानी कि जब हम डेटा को विजुलाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि आपके इमेज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, और इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, मैक्स मिल लगाना है, बरोबर, मैक्स मिल लगाना है। या फिर हमारा हमने देखा कि डेटा क्वालिटी बहुत अच्छा है तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम एवरेज मिल लगाएंगे, उसका रीजन बता दो आप, इतना ही होगा। फीचर इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो पूरा का पूरा डेटा ऑगमेंटेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, पूरा डेटा ऑगमेंटेशन, डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, वहाँ पे आपने कौन कौन से पैरामीटर पास किए थे, आपने कौन कौन से लॉजिक यूज किए थे आपने, ये सारा का सारा आप बता सकते हो डेटा ऑगमेंटेशन। हर एक पैरामीटर आपने रीस्केल कैसे किया, आपने नॉर्मलाइज डेटा को क्यों क्यों नॉर्मलाइज किया आपने, ये सारा का सारा। फीचर सिलेक्शन टेक्निक नाम का ऐसा कुछ चीज होता नहीं है हमारे सीएम में, क्योंकि हमारा सीएम क्या है खुद एज अ फीचर सिलेक्टर का काम करता है, तो वो अप्लाई नहीं करते। मॉडल बिल्डिंग में बताओ आपने कितने कन्वर्शन लगाए, आपने कितने फिल्टर लगाए, आपने कौन सा पोलिंग यूज किया, मैक्स में लगाया फिर ऑरेंज में लगाया, आपने बता सकते हो आप बताइए कि एरन में आपने कितने न्यूरॉन यूज किए थे, कितने कितने हिडन लेयर आप यूज कर रहे थे, आपने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया था, आपने कौन सा ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज किया था, आपने कौन सा लॉस फंक्शन आप यूज कर रहे थे, कौन कौन से इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आप चेक कर रहे थे, प्रिसिजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, इतना कुछ तो बताने के लिए आपके पास में। और आप बोलते हो कि सीरियल मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है आप स्टूडेंट से कि सर सीरियल बताने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने प्रोजेक्ट लगाया है। ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। मॉडल इवैल्यूएशन में आपके लोग आप जितने भी ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ के थ्रू आप एनालिसिस करते हो ना आपके इसमें सीएल में, तो ग्राफ बताइए आप ग्राफ कैसे बन रहा था आपके टेस्टिंग साइड, ट्रेनिंग साइड में आपका ग्राफ कैसे बन रहा था, टेस्टिंग साइड में ग्राफ कैसे बन रहा था आपका, ये सारा आप बता सकते हो, ये सारा आप बता सकते हो। मॉडल डिप्लॉयमेंट आपको बताना नहीं है सीएल में, क्योंकि सीएल का डिप्लॉयमेंट इतना आसान नहीं है। वहां पे जिसको नॉलेज है तगड़ा, बिजनेस नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, वही आपका ये डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि इसमें जीपीयू वगैरह लगते हैं। अभी समझो आपका जो इतना एमबी का फाइल है आपका, तो इसके लिए जीपीयू कितना लगेगा, इसके लिए रैम कितना लगेगा, ये सब डिसाइड कर
ये जो आपका क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट को पैसा पे करना होता है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल AWS का अगर सर्विसेज यूज कर रहे हो, क्लाउड पे सर्विसेज यूज कर रहे हो, वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे हर जीपीयू का हर पर जीबी जीपीयू उनको पैसे पे करना होता है। तो क्लाइंट रेडी नहीं होता, अगर आप समझे उसको ओवर अगर कंफिगर कर दोगे आप, जीपीयू वगैरह उसका साइज बढ़ा दोगे, तो क्लाइंट को एडिशनल पैसे पे करना होगा। क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ वो बोलेगा कि मुझे ऐसा करके काम नहीं करना, आपसे कॉन्ट्रैक्ट वो वापस ले लेगा। तो ऐसा क्लाइंट को नाराज नहीं करता था। तो ये कंपनी डिप्लोमा के टाइम में बहुत समय कि बहुत ध्यान रखती है इन चीजों का, तो इसीलिए आपको वो डिप्लॉय करने के लिए नहीं सेम सेम ठीक है डिप्लॉय का। तो ये आपको डायरेक्टली बोलना कि हमने डिप्लॉय नहीं किया, हमारे जो डे ऑफ इंजीनियर थे उन्होंने डिप्लॉय किया, ठीक है। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि ये ऐसा सामने सीएन के पैरामीटर चेंज करके देखे, तो एट दी एंड हमने ये पैरामीटर डिसाइड किया, जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिले, और इस तरीके से सारी चीजें हमने रिसेंट रिकॉल अच्छी वैल्यू आ रही थी, तो हमने फिर ये डे ऑफ इंजीनियर को दे दिया, डे ऑफ इंजीनियर तो इसको डिप्लॉय किया। इस तरीके से आप बता सकते हो, इस तरीके से आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो, हाँ बोलिए सर। मॉडल बिल्डिंग का वापस बताइए ना। मॉडल बिल्डिंग का आपको फिर से बताना है। तो मॉडल बिल्डिंग में बेसिकली क्या आपका जो फ्लो रहने वाला है सीएनएन का, है ना, सीएनएन का मैं आपको क्या करूंगा, आज आपको कोड दे दूंगा सीएनएन, तो जो सीएनएन का कोड है ना, वो वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, और आपको हर एक स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। जैसे आप एमएल का जो फ्लो होता है आपका, एमएल का फ्लो आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो ना, ठीक उसी तरीके से आप क्या करोगे, सीएनएन का फ्लो भी एक्सप्लेन करोगे। डेटा गैदरिंग से स्टार्ट करना है आपको, डेटा गैदर किया आपने, है ना, यूआरएल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे आपके क्लाइंट ने आपको शेयर वीएम पे आप काम कर रहे थे, वहाँ पे शेयर ड्राइव बना के दिया था, शेयर ड्राइव का आपके फोल्डर पे उसने पूरा पूरा डेटा डाल दिया था, अभी आप उस डेटा पे आप काम कर रहे थे, ऐसा बता सकते हो। उसके बाद में ईडीए में आपने डेटा को विजुअलाइज किया, आपने देखा इमेज क्वालिटी कैसा है, आपने इमेज क्वालिटी ब्लरनेस आ रहा था, तो आपने ये पूरी यूज किया, आपने मैक्स ब्लरनेस था तो आपने क्या किया, मैक्स पूरी यूज किया आपने, अगर डेटा क्वालिटी अच्छा था आपने एवरेज पूरी यूज किया वहाँ पे। इस तरीके से बता सकते हो। अभी जब आप फीचर इंजीनियरिंग का जो पोर्शन आप बताओगे, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप डेटा ऑगमेंटेशन का पूरा बता सकते हो, डेटा ऑगमेंटेशन स्पेसिफिक कैसे काम करता है। अभी देखो, जब आपका इमेज का डेटा होता है तो ये मिसिंग वैल्यू और हैंडल हम नहीं करते, क्योंकि उसमें मिसिंग वैल्यू होती है, आउटलाइन डिटेक्शन का काम पे हम नहीं करते, तो जहाँ पे जब क्रॉस किया हुआ मैंने वो आपको नहीं बताना है। इनकोडिंग वगैरह हम डेटा होता है वहाँ पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, तो इनकोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, डेटा इम्बैलेंस का इशू वहाँ पे होता नहीं है ना, ये ऐसा कुछ चीजें होती है। और नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आप करते हो, तो नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करते हो कि जैसे आपका डेटा ऑगमेंटेशन का जो आपका ये होता है क्लास होता है, उसी के अंदर एक रीस्केल नाम का एक पैरामीटर होता है, वो रीस्केल में आप क्या करते हो 1/255 से मल्टीप्लिकेशन। अभी मुझे बताइए, अगर मुझे पिक्सल डेटा को नॉर्मलाइज करना है, तो अगर मैं 1/255 से अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ पिक्सल की वैल्यू, तो मेरा डेटा नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 255 मैक्सिमम वैल्यू पिक्सल की। तो अगर मैं हर एक वैल्यू को 255 से डिवाइडेशन करता हूँ, तो मेरा डेटा नॉर्मलाइज हो जाएगा, बाकी ये दूसरा इस तरीके से नॉर्मलाइज करता है। बाकी आप फीचर सिलेक्शन टेक्निक आप लगाते नहीं हो। मॉडल बिल्डिंग में आपको क्या करना है, मॉडल बिल्डिंग में आप पूरा सीएनएन एक्सप्लेन करना है, कितने कन्वर्शन लेयर लगाए आपने, कितने कूलिंग लेयर लगाए आपने, कौन सा कितने फिल्टर पास किए थे आपने, आप पैडिंग यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना, कूलिंग लेयर में आपने कितने कूलिंग लेयर का साइज क्या था आपका, फिल्टर का साइज क्या था आपका, ये बता सकते हो आप। उसके बाद में एएरएल में आप बताइए कितने कितने हिडन लेयर थे आपके, कितने नंबर ऑफ लेयर अपने इनिशियलाइज किए थे, आपने कौन सा ऑप्टिमाइज सकते हो ना। सर हिडन लेयर कैसे समझ में आता है? आप एरिया के लेक्चर में थे क्या? हाँ। कौन बताएंगे आपको हिडन लेयर कैसे समझ में आता है? अच्छा सीएनएन में बात करोगे। अच्छा सीएनएन में देखिए, सीएनएन में हमारे हाथ में होता नहीं कि कितने हिडन लेयर बनेंगे क्या बनेंगे। आपको एक हिडन लेयर लगा के देखिए, दूसरा हिडन लेयर लगा के देखिए, ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होता है। इवन आप मशीन, आप जब एएनएन भी बिल्ड कर रहे हो तो तब भी आप कितने हिडन लेयर लगाना बता नहीं सकते, तभी आप बता नहीं सकते, समझे मेरी बात, तब भी आप बता नहीं सकते। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप कितने भी हिडन लेयर लगा के कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले 2 हिडन लेयर लगा के देखिए, देखिए मॉडल कैसा काम कर रहा है, अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आप और हिडन लेयर उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ये सेम फंडा एएनएन में लगाते हो, ये सेम फंडा आप सीएनएन में लगाओगे।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको इतना ही यूज करना है, इतना ही यूज करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है सीएम में। समझ लो मेरी बात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीचर सिलेक्शन टेक्निक आप लगाते नहीं है, मॉडल बिल्डिंग में पूरा सीन एक्सप्लेन करूंगी, मॉडल इवैल्यूएशन आप पूरे जो ग्राफ रहेंगे आपको एक्सप्लेन करूंगे, मॉडल डिप्लोमा में आपको बताना नहीं है। आप आइडियल कंक्लूजन में क्या बताओगे कि आपको ये ऐसा मॉडल सीरियल आपने ये पैरामीटर आपने यूज किए और ये प्रिसीजन रिकॉल की वैल्यू आपको मिल रही थी और आपने उस पर डिप्लॉय किया मॉडल को। तो जो आपके डे ऑफ इंजीनियर थे उनको आपने मॉडल दे दिया, उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया। इतना ही बता के खत्म कर देना है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में जो आपने स्टेप फॉलो किए उसमें कंजूसी पना मत करो, वो पूरा एक्सप्लेन करो, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखो। अभी जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो आपका ड्यूरेशन 8 से 9 महीने का होना चाहिए। 8 से 9 महीने का बता सकते हो आप, इसके ऊपर मत बताइए। मैक्स टू मैक्स 10 मंथ का बताइए, मैक्स टू मैक्स, इसके ऊपर बताइए ना, उतना ही चलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसमें टाइम आपका जाता नहीं है, आपको सिर्फ मॉडल बिल्डिंग करना होता है ना। आपका डेटा आपको मिल जाएगा, उस पर आपको मॉडल बिल्ड करना होता है, तो इतना समय लगेगा नहीं, इतना समय सफिशिएंट है 8 से 9 महीना। उसके बाद में जो बंदा 2 साल के अंदर का एक्सपीरियंस लगा रहा है वो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट मत लगाओ, वो प्रोजेक्ट मत लगाओ डीप लर्निंग का। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कीवर्ड डाल सकता है ना, वो कीवर्ड डाल सकता है। अभी कीवर्ड में क्या करेंगे आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, कीवर्ड में क्या क्या डालना है आगे बताता हूँ। अभी जो बंदा 3 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस लगा रहा है, 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस लगा रहा है, उसको कंपलसरी है कि एक एमएल का प्रोजेक्ट लगाना है, कंपलसरी की एक डीएल का प्रोजेक्ट लगाना है, कंपलसरी की एक एनएलपी का प्रोजेक्ट लगाना है, और साथ में कीवर्ड भी डालना है। एमएल के कीवर्ड भी रहेंगे, डीप लर्निंग के कीवर्ड भी रहेंगे और एनएलपी के कीवर्ड भी रहेंगे। अभी जो बंदे हैं जो 2 से लेकर 3 के बीच में जो है, 2.5 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे, 3 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे समझो अंदर, तो उनको एमएल का प्रोजेक्ट लगाना है कंपलसरी। उसमें अभी ऑप्शन है कि आप एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लगाइए। अगर आप डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो एनएलपी का प्रोजेक्ट लगाइए, उसमें कीवर्ड डालिए। अगर आप एनएलपी का प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसमें डीएल का प्रोजेक्ट मत लगाइए, उसमें कीवर्ड डालिए कीवर्ड की। अभी यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करोगे, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सभी को कीवर्ड डालना है रिज्यूमे में। कीवर्ड डालने से क्या होता है कि जब भी आपका बंदा कोई अगर आपका रिज्यूमे देख रहा होगा, तो अगर उसमें आप डालते हो टेंसरफ्लो तो आपको टेंसरफ्लो के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप डालते हो वहाँ पे एरन तो आपको क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो नॉलेज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो आपके रिज्यूमे में, आपके रिज्यूमे में आप हाईलाइट कर सकते हो। अभी ये जो कीवर्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अभी जो कीवर्ड होता है आपका कुछ नहीं, आपका जो स्किल सेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो जो कंसेप्ट पढ़ी हुई है एएन के अंदर, सीएन के अंदर, वो कंसेप्ट को पूरा डाल सकते हो आप। जैसे एएन देखा आपने, सीएन देखा आपने, टेंसरफ्लो देख रहे हो, कीरास देख रहे हो, न्यूरॉन, न्यूरल नेटवर्क, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट आप पे डाल सकते हो। ऐसा मैजिकल वर्ड नहीं होता है कीवर्ड कि आप कोई मैजिकल वर्ड डाल रहे हो तो वो आपको काम होगा। और आपके नौकरी प्रोफाइल पे जब भी आप आपका वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कीवर्ड डालने के, तो वहाँ पे समझो एट टाइम आप 12 कीवर्ड डाल सकते हो, तो आपको हर 3 दिन में वो कीवर्ड चेक करते जाना है। और एक आपको बोनस टिप देता हूँ मैं, अगर आपका कॉल का फ्रीक्वेंसी कम हो गया होगा तो कॉल का फ्रीक्वेंसी आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपका जो प्रोफाइल है नौकरी पे आप रोज आपको अपडेट करना है। अपडेट करना मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका जो रिज्यूमे है आप वहां से निकालना है, फिर से अपलोड करना है। अगर आप आपका जो इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन में जाइए, वहां पे अगर आप फुल स्टॉप डाल रहे हो लास्ट में, फुल स्टॉप निकालिए, एक दिन निकाल दीजिए, दूसरे दिन डालिए, एक दिन निकालिए, दूसरे दिन डालिए। इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या आपका जो नौकरी मोबाइल है पूरा एआई पे काम कर रहा है, पूरा एआई पे काम करता है वेबसाइट। तो जितना आप आपके अपडेट करोगे उतना आपका प्रोफाइल जो है ऊपर ऊपर रहेगा और इतना आपका वो फ्रेश प्रोफाइल की तरह वो ट्रीट होगा आपको। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपका फाइल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना था मेरी तरफ से। इसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हो मुझे। सर हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला ना, कभी डेटा जो गैदरिंग होता है वो सीएसवी फॉर्म में कभी भी नहीं बताना है, राइट? हाँ हाँ तो हाँ अगर हाँ। हम लोग ने ऐसा बताते हैं कि मतलब सीक्वल डेटाबेस से लिया, राइट, डेटा इंजीनियर के, तो हमारी कंपनी के पास क्लाइंट से कैसे आया, तो वो कैसे बताना है? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम डेटा लेते हैं ना तो हमें उनके डेटाबेस का एक्सेस मिलता है, क्लाइंट के डेटाबेस का एक्सेस मिलता है। एक्चुअली क्या है कि हमारे कंपनी में जो हम जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, उसके हम ना ओरेकल सिंबल हम यूज करते हैं, ओरेकल बेस्ड डेटाबेस यूज करनी, ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो हमें ना उस ओरेकल डेटाबेस का डायरेक्टली एक्सेस देके रखा हुआ है, यानी कि मेरे पास में खुद का क्रेडेंशियल है कि मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली हम उनके डेटाबेस से डेटा उठाते हैं।
क्लाइंट के। ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट पहले आपको कंपनी को डेटा दे रहा है। देखिए आपको बता दो, डेटा में ना वो जितना स्टेप कम रखेंगे उतना आपका डेटा का जो लीकेज का इशू वो होगा नहीं। अगर समझो मैं स्टेप बढ़ा दूं डेटा को फीच करने में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहा है, दूसरे से तीसरे के बाद में जा रहा है, तो वहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत है, डेटा चुरा सकता है कोई भी। तो क्लाइंट क्या करता है, कभी भी ऐसा नहीं करता। क्लाइंट ना उसमें एक ही रखेगा, वो क्या बोलेगा, ठीक है एक काम करो, डायरेक्टली आपको डेटाबेस का मैं एक्सेस देता हूँ, वहीं से डेटा लो। समझे मेरी बात, डायरेक्टली वैसा। और आपको बता दो, डेटा भी जब देते तो उनके वीएम से आप दूसरे वीएम पे, यानी कि उनके वीएम पे आप डेटा डाउनलोड करोगे, उनके वीएम पे आप काम करोगे। बेसिकली हमारे हमारे हम जो क्लाइंट के काम करते हैं पर्टिकुलर उनके वीएम पे काम कर रहे होते हैं, हमारे लोकल सिस्टम पे हम काम नहीं करते। इवन उनके वीएम से हमारे वीएम पे हम मेल भी नहीं कर सकते, एक सिंगल मेल भी नहीं कर तो सकते। फिर वो हमारे साथ जुपिटर नोटबुक में कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं वो लोग का डेटाबेस हम लोग? हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पीएल सिक्वल में क्या आपको 2 लाइन का कोड आप गोल कीजिए, आपको गोल करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप लिंक कर सकते ओके। हैं। और सर जैसा आपने बताया कि एपीआई के उसमें, तो एपीआई क्लाइंट अगर शेयर करता है तो अगर वहां जाके हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो कैसे, कौन से फॉर्मेट में रहता है फिर? जैसे आपका यूआरएल एड्रेस जब आप करते हो डाउनलोड, तो आपको कैसा होता है कि वहां से आप डायरेक्टली एक डेटा फिश कर सकते हो। अभी देखो ये यूपीआई के थ्रू कैसे करना, तुम ना आपको जो मेरा सीलिंग का जो कोड देने वाला हो, वहाँ पे ना कोड है एक दिया हुआ, उसमें यूआरएल रिट्रीव करके एक फंक्शन हम यूज करते हैं, तो फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली आप कर सकते हो रिट्रीव डेटा। जैसे अभी आप वेब स्क्रैपिंग करते थे ना, वेब स्क्रैपिंग में आप क्या करते थे, आपके इसमें यूआरएल से रिलेटेड लाइब्रेरीज हुआ करती थी ना, यूआरएल हाँ लाइब्रेरी आप राइट, यूज करते हो वेब स्क्रैपिंग में। तो गेट सेम वैसे ही रिक्वेस्ट होता है कि करके। हाँ यस यस, तो वैसे वैसे बेसिकली आप वो वहां से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो आपके इसमें। तो वो जो कोड है वो कोड मैंने देके रखा है आपको उसमें फाइल में मेरे, तो आप देख सकते हो। ओके, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ना सर डेटा गैदरिंग पे पहले पूछते हैं, अगर वहां पे अगर बरोबर आंसर नहीं दिया ना, तो उधर ही समझ जाता है कि ये प्रॉपर नहीं है सर। हाँ हाँ, तो आप ये बताइए, अगर आपको समझे ये भी अगर आपको कठिन लग रहा होगा बताने में, तो आप वो बता सकते हैं शेयर ड्राइव वाला ऑप्शन, कि हमने डायरेक्टली वीएम का एक्सेस दिया था और वीएम पे हमें एक शेयर ड्राइव मिली थी, शेयर ड्राइव में उन्होंने पूरा फोल्डर में डेटा डाल के रखा हुआ, तो वो भी आप बता सकते ओके ओके। हैं, वो भी आप बता सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। और कोई डाउट है किसी को? यस सर। सर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो डिप्लॉयमेंट पार्ट होता है वो सेम होता है क्या, थोड़ा बहुत चेंज होता है? देखिए सेम होता है, लेकिन वहाँ पे जो इंस्टेंस आप बनाते हो उसके कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। जैसे एमएल में आपको जीपीयू की आवश्यकता होती है, और जो आपके कोर्स होते हैं नॉर्मल कोर्स भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कूडा कोर्स कंपलसरी होता है। तो बेसिकली इसके जो कोर्स वगैरह होते हैं अलग होते हैं, कूडा कोर्स आपको इनिशियलाइज करना होता है वहाँ पे, और फिर जो जीपीयू लॉन्च करना होता है, और फिर अभी जैसे टेंसर फ्लो का काम कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ पे टीपी करके होता है कॉस्ट, टेंसर फ्लो प्रोसेसर बेसिकली उसको बोलते हैं। ये उन्होंने गूगल ने खुद का प्रोसेसर बना कर रखा है। जैसे आपका जो कूडा जीपीयू होता है, आपका जीपीयू भी जनरली एनवीडिया बनाती है आपको, है ना, एनवीडिया कंपनी आपको बताऊंगा, वो बनाती है जीपीयू। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने कंपटीशन में खुद का टीपीयू लॉन्च कर दिया, अभी जीपीयू का कंपटीशन। तो अभी वो ठीक है, उनका बिजनेस वॉर चल रहा है एनवीडिया और गूगल का, तो वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं खुद से एक दूसरे के साथ में। तो अभी जो भी आप यूज करो तो आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपके एमएल और। जी सर, एक्चुअली सर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो मैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रोजेक्ट नेम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ना, मतलब आपको भेजता हूँ तो आप बता सकते हैं क्या ये ले सकता हूँ इन्हीं में? मुझे आप पिंग कीजिए आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन आपके पास में क्या बोलेंगे उसको, गुड बिजनेस रीजन होना चाहिए, क्या वो क्यों प्रोजेक्ट बना रहे हो। नहीं तो सर, आप मैंने mention अच्छे करा। से ही लिया है वो, मेरे को तो आप तो मुझे सर्विस करके मैं आपको डीएम मुझे पिंग करना मुझे आपने, मैं उस पर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको भी stop यस करते सर। सर वो ड्राइव में सर फाइल अभी फॉर्मेट क्या रहता है? एपी हैं। ड्राइव बोलिए। में शेयर ड्राइव में फॉर्मेट क्या रहता है? शेयर ड्राइव में देखिए आपका ना जो इमेजेस होती है, अगर आप सीधी की बात करेंगे तो आपको जेपीजी रहेगा, पीएनजी रहेगा, दो ही पावरफुल इमेजेस होती है, एक तो आपकी जेपीजी रहेगी, पीएनजी रहेगी। ओके सर। और एमएल प्रोजेक्ट के लिए? एमएल प्रोजेक्ट के लिए आपको अगर ड्राइव में देते हैं वो, अगर उस पर वीएम पे काम करता है आपको सीएसवी फाइल भी दे सकते हैं, सीएसवी एक्सेल रहेगा, यही होता है और क्या होता है, और कौन सा फॉर्मेट है आपके पास में?
आरएनएन, सिंपल जेएन और कंप्यूटर विजन सीखने की अभी जरूरत है क्या? देखिए, आरएनएन आपको एनएलपी में पूछ रहे हैं, तो आपको आरएनएन जो है मैम, आपको जब रिवाइज करेंगे ना एनएलपी वाले मैम, तो आरएनएन आपको कवर करेंगे, तो वहां पे आप आरएनएन सीख सकते हो। या ये आरएनएन आपको लग लगेगा, और सीएनएन तो आपको सीखना ही है, तो आरएनएन भी आपको पूछ रहे हैं, एनएलपी में आरएनएन यूज होता है, इवन एलएसटीएम भी पूछ रहे हैं। ये दो चीज आपको पढ़ के रखना है, रख सकते हो पढ़ के। आरएनएन सीएनएन इतना इतना कोई कठिन नहीं है, अगर आपका बेसिक एएनएन क्लियर है तो आप आरएनएन सीएनएन इजीली कर सकते हो, आरएनएन एलएसटीएम इजीली कर सकते हो। तो आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि जो आपका एनएलपी मैम उन्होंने उनका सिलेबस रिवाइज किया है थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़ा सा ये आरएनएन वगैरह सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो वो मैडम अच्छा सिखाएंगे आपको, उनका अच्छा रिस्पॉन्स है, उनके अच्छा फीडबैक है उनका, तो वो आपको आरएनएन वगैरह सिखा देंगे। और जो जीएन जो जनरेटिव एडवर्सर है ना, अभी लेटेस्ट मार्केट में है, या फिर हाँ, तो अभी अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए आपके इसमें ऐसे नए नए आपको पूछ रहे होंगे, ऐसे ट्रांसफर लर्निंग हो गया आपका, ये सारी चीजें होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये रीजन, आप देखो ट्रांसफर लर्निंग सिखाने को कुछ नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि आप आपके रिज्यूमे को बहुत ज्यादा ये भी हेवी बना नहीं सकते। आप समझो अगर आपने ट्रांसफर लर्निंग सब डाल दिए और आपको कल जाके उस पर प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आपको सिलेक्शन होना एक बात होगी, लेकिन सर्वाइव करना एक अलग बात है। तो सर्वाइव भी तो करना है ना आपको। अगर समझो आपको एक मल्टी प्रोजेक्ट पे डाल दिया, आपने डाल दिया, चलो आपने क्या किया, चलो इनको क्रैक करने के लिए आपने तो हेवी बना दिया, उसमें सब डाल दे रहे हो, उसमें ट्रांसफर लर्निंग डाल दे रहे हो, सब डाल दे रहे हो, सब डाल दे रहे हो। लेकिन आप ना, आप जो प्रोजेक्ट पे आपको काम मिला आप उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हो उसी तरीके से, आप सर्वे कर पाओगे कंपनी में नहीं। तो बेहतर क्या है कि आप ऐसे टेक्निक को आप बताओ कि आपने काम किया जिसपे आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीनियर पे अगर आपको डाल दिया तो सीनियर पे मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि आप काम कर पाओगे सीनियर पे, एटलीस्ट आप एक अच्छा मॉडल बिल्ड कर पाओगे। समझ रहे हो बात? तो सिलेबस जो रखा गया ना आपको, वो उस हिसाब से रखा गया है कि आप एटलीस्ट पे काम कर सको। ऐसा नहीं कि आपको गलता आपने कुछ डाल दिया और उस पर काम ही नहीं कर सका, ऐसा नहीं लगना। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अभी हमको बताना है ट्रांसफर लर्निंग वगैरह, तो कैसे बता सकते हैं? तो आप क्या करो, आप ट्रांसफर लर्निंग पढ़ के रखो, है ना, ऑनलाइन वगैरह पढ़ लो थोड़ा सा, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लो। और आप क्या करोगे कि आप ऐसा बोलेंगे मैंने ट्रांसफर लर्निंग पे कभी काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता है ट्रांसफर लर्निंग कैसे काम करता है। तो अभी अगर आप ऐसा अप्रोच बताते हो इंटरव्यू में, तो वो उसका अलग दिखता गिरेगा। वो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई बंदे को पता नहीं है, जब बंदे ने पढ़ के रखा हुआ है, बंदा क्यूरियस है, बंदा काम कर सकता है, लेकिन उसने यही इस पे काम किया। देखिए आपका इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस बंदा है ना, वो ऐसा नहीं कि अभी आप जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल में हुआ, कॉलेज में हो, ऐसे हो कि आपको अलग से ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, आपको क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है। आपका इंडस्ट्री में कभी भी क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है। आपका लर्निंग कैसे होगा, जिस प्रोजेक्ट पे आपको डाला जाता है, आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किल सीखना स्टार्ट करते हो, आपका वैसा वैसा एक्सपीरियंस बनेगा। तो जिस आपके प्रोजेक्ट को जितना रिक्वायरमेंट लगा उतना आप सीखोगे। समझ मेरी बात? तो ये उनको भी पता होता है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि जो बंदा काम किया है उसका उसका कम से कम टेक्निकल स्किल उतना तो लेके आएगा वो साथ में खुद के। ये रीजन है कि वो एक्सपीरियंस बंदे को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका वो पता होता है कि भाई इसने अगर प्रोजेक्ट पे काम किया तो एटलीस्ट उसको पता है कि डेटा पे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ये रीजन है, ठीक है? तो ये आपको समझना है। तो इस तरीके से आप आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू में। फालतू का फेक कमिटमेंट मत कीजिए, फालतू का फेक चीजें बताइए मत, जिसपे आपको सच में नॉलेज है, जिसमें आपने सच में डिटेल में गए हो। जैसे सीएनएन को भी देखा हमने, डिटेल में देखा हमने सारी चीजें, तो वही चीजें बताना है, उसी पे सिलेक्शन कीजिए। जो कंपनी आपको इस नॉलेज पे सिलेक्ट करती है वो कंपनी आपकी है, अदरवाइज वो कंपनी आपकी नहीं है। जाओ भी मत बोल के उस कंपनी। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे 2 महीने में 3 महीने में फायर हो चुके हैं कंपनी से। अभी होता क्या पता, दिक्कत क्या होता है फायर जब हो जाते हो आप, दिक्कत क्या होता है आपको कि आपका ना पीएफ कटता है 2 महीने का, और वो पीएफ रिफ्लेक्ट होता है। देखो ऐसा नहीं होता है, जैसे आप फर्स्ट मंथ से आपका पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों का पीएफ ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक तो वो पीएफ नंबर आप वहाँ पे, या फिर जिस जो कंपनी फ्रेशर है, समझो कभी जॉब ही नहीं किया आपने, तो उनका पीएफ नंबर बनेगा वहाँ पे, ठीक है? तो अभी ना वो पीएफ पे सब दिखता है कि आपने कितना वाला काम किया कंपनी में, कितने दिन थे आप कंपनी में, सब दिखता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। आप मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो इसकी वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? 2 महीना काम किया उन्होंने अच्छा, और उस पीएफ की वजह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि आपको 2 महीने अपनी कंपनी की छोड़ा आपने।
और इस तरीके से, ठीक है। तो ये इतना बैड इम्पैक्ट होता है इसका, तो आपको सब चीज समझना है। यही रीजन है कि वेलोसिटी ने सिलेबस को एकदम ये रखा हुआ है, समझा। अगर हमें सिलेबस बढ़ाना तो हम तो कुछ भी बढ़ा सकते थे ना, समझे मेरी बात। ये आपको समझना है कि कितना आपको अच्छे से बता सकते हो आप। 3 साल के एक्सपीरियंस जो है आप इतना ही बताओगे, इसके ऊपर आप बता नहीं सकते। अगर आपको बताना है तो पढ़ के रखिए, उनको ऐसा बताइए कि हमने काम नहीं किया लेकिन हमें पता है, तो वो चलेगा। उसमें कोई फेक कमिटमेंट नहीं कर रहे हो आप। लेकिन ऐसा मत बताइए कि आपने ट्रांसफर लेने पे काम किया, इस पे भी काम किया, उस पे भी काम किया आपने, ऐसा मत बताइए, ठीक है। तो चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। Sir, just last one question. And hello, sir, या बोलिए। like CNN अगर हम like मॉडल बिल्डिंग में अगर हम CNN यूज करते, like मशीन लर्निंग में हम कैसे 2-3 मॉडल्स यूज करते थे, like यहाँ पे like VB16 वगैरह ऐसे भी प्री ट्रेन मॉडल होते हैं, तो वो बताना चाहिए क्या कि हमने यूज किया था एंड ऑल? देखिए, अभी अगर आप समझो कोई प्रीट्रेन मॉडल लगाते हो यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि वो बंदा क्या सोचता है कि भी इसने प्रीट्रेन मॉडल लगाया तो इसने इसका क्या स्किल सेट यूज किया है, इसको क्या बैकएंड पता है। तो बेहतर है कि आप खुद का मॉडल बिल्ड किया वैसे ही बताइए आप। इसके बारे में अगर पूछते हैं थोड़ा पढ़ के रख लीजिए, इसको पता है कि हमें पता है लेकिन हमने ये यूज नहीं किया, डायरेक्टली बोल दिया। हमारे मैनेजर को ये नहीं चाहिए था, हमारे मैनेजर को खुद हमें बिल्ड करने वाला मॉडल चाहिए था, तो हमने वो बिल्ड किया। तो होता क्या है, आप जब खुद मॉडल बिल्ड करते हो ना, तो आप टेक्निकलिटी बता सकते हो, खुद का टेक्निकल स्किल बता सकते हो। मुझे पता है कि बेसिकली सीरियल कैसे वर्क कर रहा है, बेसिकली ये चीजें वर्क कैसे करती है, मैंने खुद मॉडल बिल्ड किया है। रिटर्न मॉडल में क्या होता है कि आप डायरेक्ट डेटा अपलोड कर दोगे, आपको डेटा डाल देगा, आपको मॉडल बना के दे देगा, लेकिन उसमें मजा नहीं है ना, उसमें क्या स्किल सेट दिखा रहे हो। ये तो काम कोई भी कर सकता है, ये काम तो कोई भी कर सकता है ना। सर, लेकिन हम ऐसे बता सकते हैं क्या कि हमने पहले CNN पे बिल्ड किया, बाद में मतलब उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लाइक एज वी वांट, सो वी मूव टू लाइक प्री ट्रेन मॉडल, ऐसे कुछ बता सकते हैं क्या? बता सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, क्योंकि क्रॉस बिकॉज क्वेश्चनिंग के लिए वो तैयार। पूछते हैं सर कि हाँ। या लाइक प्री ट्रेन मॉडल है तो आप क्यों ये यूज किया, देखिए, या आपको बताता मतलब हूँ मैं, मैंने NLP का लगाया था, या आपको बताता हूँ मैं, प्रीट्रेन मॉडल पे फोकस कौन करेगा, जो स्टार्टअप कंपनी है। क्योंकि देखो, ओके स्टार्टअप ओके कंपनी के पास में क्या होता है कि उनके पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है डेवलप हुआ, और क्या होता है कि उनके पास में ऐसा कोई डेटा प्राइवेसी का इशू होता नहीं है। तो जो बड़े बड़े कंपनी होती है ना, एक्चुअली डेटा, देखो ओपन सोर्स लाइब्रेरी बेसिकली आपको यूज कर बहुत कम करके यूज करने मिलेगा। आपको ना जो भी लाइब्रेरी डाउनलोड करना होता है ना, आप इजीली डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे अभी आप लोकल सिस्टम पे करते हैं ना, पिप इंस्टॉल डाल देते लाइब्रेरी का नाम, इंस्टॉल कर लिया आपने, यस इतना इजी नहीं होता है कंपनी में लाइब्रेरी डाउनलोड करना। ओके समझ लो मेरी बात। उनको पहले आपको एक टिकट राइज करनी होगी, टिकट राइज करके वो उनका आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा, हमारे वो आईटी डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल करेगा कि हाँ ये, वो चेक करेगा पहले कि जो ओपन सोर्स जहाँ से प्लेटफॉर्म से हम डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। बाद में फिर आप जाके लाइब्रेरी डाउनलोड कर लो। एक टेंसरफ्लो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इजीली आपके इसमें, तो ये तो बहुत दूर की ओके बात है। तो वो सारा इशू होता है। और आप क्लाइंट की वीएम पे काम कर रहे हो, तो वीएम पे क्या होता है कि और प्राइवेसी का इशू होता है। अब उनको पता होना चाहिए इस तरीके के प्रीट्रेन मॉडल भी होते हैं अवेलेबल, वो पता ही नहीं, तो वो कहाँ से आपको एक्सेस देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है ना, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, हमको वीएम पे एक्सेस ही नहीं था इन चीजों का, तो जिसका एक्सेस था उसके बेसिस पे हमने बनाया मॉडल। लेकिन अगर लगता है तो मुझे पता है, अगर आपको लगता है तो मैं मैं पढ़ के अप्लाई कर सकती हूँ, ऐसा बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ओके में ओके रखना या है। ठीक है, हाँ। थैंक यू चलो यस चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू, अपने अच्छे से सुन के लिया मुझे, ठीक है। अगर आपके कोई भी कंसर्न होते हैं, कोई भी इशू होते हैं, मुझे आप पिंग कीजिए। अब पिंग करने के बाद में थोड़ा सा रिप्लाई को समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इतने मैसेज आते हैं मुझे कि आप सोच, मेरा व्हाट्सएप देखूंगा तो आप बोलेंगे कि बाप रे इतने मैसेजेस, हर स्टूडेंट मुझे पिंग करता है। तो आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूँ, फ्री टाइम होता है मेरा सैटरडे संडे को मैं जब ओपन करता हूँ व्हाट्सएप, तो मैं बेसिकली वो आपके आंसर का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मुझे आंसर मैं तभी दूंगा जब मुझे क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप रिपीट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा, समझ जाना। अगर मेरा तरफ से रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना कि मैंने रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया सब। मुझे कोई तो भी आंसर, एंड अगर यूनिक क्वेश्चन अगर आपका सच में ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर दूंगा मैं, ठीक है। रिपीट आप वही क्वेश्चन पूछते हो और ऑलरेडी जो बता चुका होता हूँ मैं, और मुझे टाइप करना होता है, फिर मुझे जान पाता है। तो अगर यूनिक क्वेश्चन है, अगर सच में मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं है, डाउट आ सकता है, तो उसका आंसर 100% दूंगा, ठीक है। आपको पिंग करके छोड़ देना है, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हैव अ थैंक यू सर सेफ जर्नी। बाय।
Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you so much, sir. ठीक है सर